हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली बढ़िया है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। यहाँ पर हम करेंगे इंग्लिश के क्लास को। इंग्लिश की क्लास का आपको जो पहला चैप्टर है वो ओवर है, एटलीस्ट कह सकते हैं। जितनी भी चीज़ें थी उसे मैंने आपको बता दिया। आज हम यहाँ पर इंग्लिश में आपका अप्रोच से टॉपिक बचा हुआ है, जो कि आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच है। बहुत कम आते हैं, इतने भी नहीं आते। ज़्यादातर जो कुछ भी आए हुए हैं वो आपके मेथड से ही पूछे गए हैं, वो भी 1 2 3 3 या एमसीक्यूज़ के फॉर्म में जो उसका दूसरा नेम होता है वही सारी चीज़ें पूछी गई हैं। और नहीं तो आपका ग्रामर पोर्शन ज़्यादा आता है। थ्योरेटिकल जो आता है वो हम कर ले जाते हैं, ग्रामर में थोड़ा बहुत फंसता है। अगर प्रॉपर तरीके से ग्रामर अच्छी है, बेसिक से अच्छी है, तो फिर कर ले जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं हो रही। फिलहाल के लिए पढ़ते रहिए। चीज़ें सारी टफ पड़ती है, लेकिन पढ़ते पढ़ते चीज़ें ईजी हो जाती है और कर ले जाते हैं। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शानी, सभी का स्वागत है यहाँ पर। होपफुली प्रॉब्लम नहीं होगी आप सभी को। जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, कोई दिक्कत है तो आप यह वीडियो देखने के बाद मुझसे पूछ सकते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका रिप्लाई हम आपको करते हैं और इसका भी करेंगे। आज का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फुल डिटेल में, वो है स्ट्रक्चरल अप्रोच। बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ही क्लास होगा। आपको जो भी इंपॉर्टेंट से अप्रोच है वो बताऊंगी। ओरल अप्रोचेस में एक टॉपिक और है, वो भी आपको बता दें ताकि आपका जल्दी से चैप्टर ओवर हो जाएगा। ओरल अप्रोच में चीज़ें ओरली की जाती हैं ज़्यादातर। स्ट्रक्चरल अप्रोच में हम ऐसे तरीके से पढ़ते हैं, बताते हैं, जिसमें फ्रेमवर्क्स बनाए या कह सकते हैं फ्लो चार्ट बनाए, उस तरीके से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं या आप कैसे लिखेंगे। बहुत बेसिक सा आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप लेफ्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, इतना बहुत दिक्कत की बात नहीं है। देखिए लिखा हुआ है, द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द assumption that language teaching can be best be done through the systematic selection and grading of a structure or a sentence pattern. It was widely implemented in the United States in 1950s। को अमेरिका में 1950s के टाइम पर बनाया गया था। इसका जिसका नाम ही स्ट्रक्चरल अप्रोच, ठीक है, एक आकार, साइज, मैप मेकिंग के आधार पर ये अप्रोच है। मतलब क्या है कि ये एक ऐसी एजम्पशन पर बेस्ड है लैंग्वेज को बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि हम सारे मेथड्स को जो भी पढ़ते हैं वो यही जान के पढ़ रहे हैं कि हमको जो इंग्लिश बच्चों को बतानी है, सिखानी है, वो हम कैसे कैसे मेथड या क्या क्या तरीक़ों से हम पढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है जहाँ पर सिस्टमैटिक सिलेक्शन करते हैं, 1 बाय 1 चीज़ों को चूज़ करते हैं कि पहले क्या, उसके बाद क्या, फिर क्या, फिर क्या। तो ये जो हमारी एक गैपिंग का पूरा सेटअप है, चलता रहता है 1 बाय 1। तो वो चीज़ यहाँ पर हम एक सिस्टमैटिक सिलेक्शन को चूज़ करते हैं, उन सिलेक्शन के बेसिस पे करते हैं। ग्रेडिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, उसमें जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म होता है उसको बनाते हैं। सेंटेंस पैटर्न को फॉर्म करते हैं, जो कि वाइडली काफ़ी इम्प्लीमेंटेड होता है। और हम यहाँ पर 1 बाय 1 स्टेप के थ्रू चलते हैं। जैसे आप कोई घर बनता है तो उसका नक्शा बनता है, उसके बाद हर चीज़ उसके ऊपर इम्प्लीमेंट की जाती है। वैसे जब इंग्लिश को पढ़ाने का एक तरीका ये भी है कि पहले हम एक फ्लो चार्ट टाइप का, एक डायग्राम टाइप का ड्रॉ करवा देते, उसके बाद हम एक एक पॉइंट पे मतलब एक्सप्लेन करके हर बात को सिखाते हुए बताते। तो ये भी एक तरीका है, ताकि पूरी आप मैपिंग कर दीजिए। मैपिंग करने के बाद एक एक सेक्शन को आप जो है पॉइंट वाइज करके पढ़ाइए। द बेसिक प्रिंसिपल अंडरलाइंग द अप्रोच इज़ लैंग्वेज इज स्पीच। इसमें मेन चीज़ जो है वो एक मेन मुद्दा जिस पे हम टारगेट रख के चीज़ों को बच्चों को सिखाते हैं वो है स्पीच, बोलना, ठीक है। नॉट राइटिंग, लिखने पे इनका उतना फोकस नहीं रहा है, उतना ये डेडिकेटेड नहीं रहे जितना बोलने पे रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिज़ाइन कोर्स, ये बहुत ज़रूरी है कोर्स को डिज़ाइन करने के लिए। अराउंड सेलेक्टेड एंड ग्रेडेड स्ट्रक्चर, एक सेलेक्टेड चुना हुआ और एक स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग। ए लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ हैबिट, जो ये लैंग्वेज है ये हमारी आदत बन जाती है जब हम इस तरीके से कोई चीज़ को सॉल्व करते हैं। जैसे आप मैथ में हैं या कोई आप बड़ा डाटा सॉल्व कर रहे हैं या कोई आप चीज़ की लिस्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, जब हम पाई चार्ट बनाते हैं, मैथ में फ्लो चार्ट, पाई चार्ट आपने पढ़ रखा होगा स्टैटिक पोर्शन में, तो उस तरीके के जब सवाल हमें मिलते हैं तो वो शायद काफ़ी इजी होते हैं। तो जब हम ऐसे स्ट्रक्चर्स को बनाकर पढ़ने लगते हैं या समझाने लगते हैं तो बच्चों को वो इजी लगने लगता है, क्योंकि बच्चों को थ्योरी या और चीज़ें नहीं याद रहती, लेकिन जो स्ट्रक्चर बना रहता है वो स्ट्रक्चर का मैपिंग उनके दिमाग में सेट रहता है। तो उनको 1 बाय 1 ये चीज़ें याद रहती है कि ये चीज़ यहाँ पर कुछ थी, फिर कुछ था, उसके बाद कुछ था, फिर ऐसा बना, ऐसा, ये मैपिंग दिमाग में सेट होती है। तो हैबिट बन जाती है और बच्चा पढ़ने लगता है या धीरे धीरे करके सीखने लगता है। लैंग्वेज यूजेज rather than uses is emphasized, यहाँ पर है एन इंडक्टिव अप्रोच टू ग्रामर टीचिंग इज अडॉप्टेड। आप जानते हो कि ग्रामर टीचिंग में आपको रूल्स बताए जाते हैं, ठीक है। ग्रामर टीचिंग में आपको रूल्स बताए जाते हैं, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो इसी तरीके से जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हम स्ट्रक्चर फॉर्म करके सिखा रहे हैं
या हम उनको पूरा लेआउट बना के दिखा रहे हैं। हमको इस तरीके से उनको पढ़ाना है कि वो चीज़ें उनके लिए ईजी हों और वो समझ पाएँ। आगे चलिए, दिस इज द फोकस ऑन अ डिस्क्रिप्टिव एंड ऑथेंटिक लैंग्वेज। सिंस लैंग्वेज आर कंसिडर डिफरेंट, इट इज एसेंशियल टू कंडक्ट द कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस बिटवीन द फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकेंड लैंग्वेज। इसमें दो लैंग्वेज का एक रोल होता है। सभी लैंग्वेज आप जितने भी पहले लैंग्वेज आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसमें दो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपको स्ट्रक्चर के थ्रू ऐसे बच्चे को सिखाना है, बताना है, तो हम फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज के बीच में ऐसा कुछ ब्रिज बनाते हैं कि एक लैंग्वेज उन्हें पहले से आती रहती है और एक लैंग्वेज उन्हें पॉइंट करके सीखनी रहती है, वो भी बोल बोल के, वो बोलने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे साइन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं जिसमें बच्चे को L1 से L2 में आसानी हो और वो ईजिली हर चीज़ को 1 बाय 1 स्टेप करके फॉलो करके सीख पाएँ। और जिस तरीके का फ्रेमवर्क हम बनाते हुए उन्हें सिखाते हैं वैसे उनको सेम बनाने को भी कहते हैं। फ्लो चार्ट कुछ इस तरीके से होता है, अब भी कुछ ऐसा रहता है, अलग अलग शेप में जो है वो बने रहते हैं। ठीक है, ये ऐसे से रहता है, सब में 1 बाय 1 टाइप, फिर उसके टाइप, सब टाइप, हर चीज़ डिटेल में रहती है। तो इस तरीके से जब सिखाया जाता है तो शायद बच्चों को काफ़ी इजी पड़ता है, या उस समय के हिसाब से 1950s के टाइम पे ऐसा एक तरीका निकाला गया था कि आकार बनाकर या उसको हम कुछ शेपिंग देकर अगर सिखाते हैं बच्चों को तो शायद वो ज़्यादा आसान होता है और बच्चा उसको सीख पाता है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है स्टूडेंट आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द लर्निंग प्रोसेस। बच्चे जो होते हैं इस लैंग्वेज, या कह सकते हैं कि लैंग्वेज को जब सीखते हैं तो उसे बहुत अच्छे तरीके से उस प्रोसेस को सीखने के लिए इन्वॉल्व होते हैं। वोकैब टीचिंग इज सेलेक्टिव, वो जो वोकैब को सीखते हैं वो काफ़ी सेलेक्टिव उसको चूज़ करते हैं कि हमें क्या सीखना है। अंडरटेकन ओनली टू सपोर्ट ड्रिलिंग स्ट्रक्चर, इट इज़ एन अप्रोच रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ अ नेचर ऑफ अ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज टीचिंग। मतलब देखिए, जितनी बात मैंने आपको बताई, ये टॉपिक आपको बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। इतना ध्यान रखना है, मैं यहाँ पर बताती हूँ कि जब जैसे घर बनता है तो पहले उसकी मैपिंग होती है। तो सारे मेथड्स को जब पढ़ाया गया, उन सारे मेथड्स के बाद से एक नियम ये निकाला गया कि कुछ ना कुछ हम नया सिखाने का प्रयास जब करते हैं तो मेथड्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, आप देखिए, तो ये देखिए कि ऐसे ऐसे करके हम मेथड्स को, नक्शे को, उसके डायग्राम्स को, उसके पार्ट्स को अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो पहले क्या होता है, जैसे नाउन लिखा, ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ नाउन डाला, उसके सब टाइप्स डाला, एग्जांपल्स डाला। तो इस तरीके से एक मेथड बनाया गया, क्योंकि बच्चों को जब भी किसी लैंग्वेज में फिगर, चित्र, डायग्राम ऐसी चीज़ों को इन्वॉल्व करके सिखाया बताया जाता है तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है और वो प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को उनके दिमाग में मैपिंग हो जाती है। हमें यहाँ पर वो जो स्ट्रक्चर हम बनाना सिखा रहे हैं वो इजी पड़ता है। जब बच्चा उसको बनाना सीख जाता है तो वो उसको पूरी इंग्लिश बोलनी धीरे धीरे करके आने लगती है। यही स्ट्रक्चरल अप्रोच बताया जा रहा है कि पहले आप स्ट्रक्चर को बनाओ, फिर आप एक एक चीज़ों को ध्यान से करके पढ़ो और उसमें अच्छे अच्छे वर्ड को, सेलेक्टिव वर्ड को चूज़ करके इंग्लिश सिखाने का। ये सारे के सारे जितने भी मेथड्स हैं या जितने भी अप्रोच है, सिर्फ इंग्लिश को बच्चे को टारगेट लैंग्वेज जो बाहर की है उसको सिखाने के लिए बनाया गया था, बाकी कोई भी नहीं। आप बहुत परेशान ना होइए कि आप ग्रामर पोर्शन ज़्यादा देखिएगा, ये अभी पढ़ लीजिए, एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा, बीच बीच में थोड़ा बहुत करते रहिएगा, बाकी बहुत कम प्रश्न बनेंगे, बहुत परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब आइए कुछ इनके प्रिंसिपल्स हैं इस चीज़ों को फॉर्म करके सिखाने के, बताने के, उनको जानते हैं। ठीक है, सिंपल है, साधारण है। पहली बार में डर लग रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है, बात मैं मानती हूँ, लेकिन आपको एक दो बार इस चीज़ को दिमाग में रखना होगा कि स्ट्रक्चरल अप्रोच से आपके दिमाग में क्या चीज़ें बन रही हैं। अगर प्रश्न बनता है तो आपको 2 से 3 लाइन लिखनी होगी, इनफ है, उससे नहीं लिखना, ईजिली हो जाएगा। आगे बढ़िए, फिर देखिए इनका पहला प्रिंसिपल है द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रेमिंग लैंग्वेज हैबिट। बच्चे को सबसे पहले जो लैंग्वेज आप सिखा रहे हैं उसकी फ्रेमिंग करना सिखाओ। द स्ट्रक्चरल अप्रोच ले स्ट्रेस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉर्मिंग लैंग्वेज हैबिट्स, पर्टिकुलरली टू हैबिट फॉर्मिंग वर्ड्स इन इंग्लिश। अभी बनेगा कैसे वो स्ट्रक्चर, आप डिफरेंट जो वोकैब्स होते हैं अलग अलग आपके, काफ़ी अच्छे लेवल के, पहले ईजी, फिर ईजी टू टफ, टफ टू हार्ड और हार्ड एडवांस हार्ड, तो उस तरीके के आप फ्रेमिंग करना सिखाओ। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको बच्चे को फ्रेमिंग करनी सिखानी है। दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच। फिर उनको जो बोलने की फ्लुएंसी के साथ सीखने की जो एक मतलब एक हम जो सिखा रहे हैं कि फ्लुएंसी के साथ बोलें, वो चीज़ की इंपॉर्टेंस उनको समझाओ। द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव यूज ऑफ स्पीच। इनका मेन फोकस होता है कि कैसे हम उनको अच्छे तरीके से, प्रभाव तरीके से हम उनको सिखा पाएँ, वो अच्छे से अप्रोच मतलब एक एक्यूरेसी और फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश को बढ़िया से बाहर की जो लैंग्वेज है उसको सीख पाएँ अच्छा तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंस ऑफ पीपल एक्टिविटी। द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीपल एक्टिविटी।
द इम्पॉर्टेंस ऑफ पीपल एक्टिविटी रेदर देन द एक्टिविटी ऑफ टीचर इज श्योर टू वेट। मतलब क्या होता है कि ये जो एक्टिविटी है स्ट्रक्चरल की, ये टीचर बेस्ड नहीं होती, ये स्टूडेंट बेस्ड होती है। अगर बच्चा खुद से फ्रेमवर्क बनाना सीख जाएगा कि मुझे फ्रेमवर्क बना के कैसे इस चीज़ में एक्यूरेसी लानी है, फ्लुएंसी लानी है, स्पीड सुधारनी है, तब वो अच्छे से करेगा। या तो टीचर जब बना कर देंगे तो वो सिर्फ उतना ही सीखेगा जितना उसको टीचर बना के देंगे। तो ये पीपल्स एक्टिविटी का मतलब यही होता है कि जब तक उसमें बच्चा नहीं इन्वॉल्व होगा वो उस चीज़ को नहीं सीख सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसको सीखने के लिए, समझाने के लिए, पकड़ने के लिए, बच्चे को इस मेथड को सीखने के लिए खुद इसमें अपने दिमाग को लगाना होगा, खुद फ्रेमवर्क को फॉर्म करना होगा, उस फ्रेमिंग करनी होगी, अच्छे से वोकैब को यूज़ करना होगा, वर्ड पावर की इंक्रीमेंट करनी होगी, देन वो उसको काफ़ी अच्छे तरीके से सीख सकता है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है द प्रिंसिपल ऑफ ओरल वर्क। ओरल वर्क की काफ़ी इसमें होती है, कैसे इंपॉर्टेंस होती है, कह सकते हैं कि ओरल वर्क इज़ द शीट एंकर ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच। इसमें मेन होता है द बेसिस ऑफ ऑल द रेस्ट आर बिल्ड अप द फॉर्म ऑफ। जितनी भी चीज़ें फॉर्म होती हैं या बनाई जाती हैं या हम सिखाते हैं, उसमें ओरल अप्रोच का काम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हम इसमें बच्चे को ओरली सीखना ज़्यादा सिखाते हैं। ओरली सीखना, ओरली करना हम काफ़ी बढ़िया तरीके से सिखाते हैं। ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन ग्रामर। सभी लैंग्वेज का अपना खुद का एक ग्रामर होता है। इंस्टेड ऑफ टीचिंग द ग्रामर लैंग्वेज L2 सिखाने के सब अलग अलग तरीके से उसको टॉट करते हैं, बताते हैं, क्योंकि सबकी ग्रामर के तरीके अलग होते हैं। जैसे जो इतने सारे मेथड्स बने हैं वो अलग अलग के हिसाब से बने, कभी कोई मेथड आया, कभी कोई मेथड आया। जैसे जैसे नीड बढ़ती गई वैसे वैसे मेथड्स और तरीके चेंज होते गए, और किसी एक टीचर ने सारे मेथड्स को नहीं बनाया है, अलग अलग लोगों ने मेथड्स को फॉर्म किया है और अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से किया है। जैसे जैसे जो आवश्यकताएं आती हैं उसके हिसाब से आविष्कार करते हैं। तो ये सारे मेथड्स अलग अलग तरीके से बने हैं, और सारे मेथड का सिर्फ एक ही फंडा है, वो है क्या? बच्चों को इंग्लिश सिखाना। बच्चों को कैसे आप इंग्लिश सिखा सकते हो, कैसे बता सकते हो, कितने ईजी तरीके से बता सकते हो, यही लिए ये सारा मेथड बना है। ठीक है, बात समझ में आई? बाकी इस मेथड्स में आपको कुछ और नहीं सिखाया जा रहा है, सिर्फ बाहर की जो टारगेट लैंग्वेज है वो आप कैसे अच्छे तरीके से एक प्रॉपर वे में सीख सकते हो। तो ये इनके पॉइंट्स रहे जो मैंने आपको बताए हैं। आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होगी, अदरवाइज बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब कह सकते हैं कि बहुत हर साल रिपीट होने वाला टॉपिक नहीं है, इनसे इतने क्वेश्चंस नहीं बने। अब इनके साथ लिमिटेशंस भी है, वो क्या? तो पहली पॉइंट इसमें कहता है द स्ट्रक्चरल अप्रोच हैज़ लिमिटेड एप्लीकेशन। इनकी एप्लीकेशन बड़ी कम कम है, हम इनको हर जगह नहीं कर सकते हैं, हर जगह सुटेबल नहीं है, सबके लिए नहीं है। द बेस्ट सूटेड फॉर द अर्ली स्टेज ऑफ टीचिंग। जो शुरुआत की जो स्टेज होती है वहाँ पर ही थोड़ा बहुत कारगर साबित हुआ है, या प्राइमरी स्टेज में हुआ है, लेकिन को पूरे ऑल टाइम रहा तो ऐसा नहीं हुआ है। द स्ट्रक्चरल अप्रोच नेवर एम्फसाइज ऑन ओरल वर्क एंड स्पीच मैनिपुलेशन, द बिल्ड रेपिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर आइटम ड्यूरिंग ओरल वर्क। इसमें कह सकते हैं कि जो हम वर्ड्स को बनाते हैं या वर्ड्स की फ्रेमिंग करते हैं वो रिपीट नहीं करते हैं सिंपल तरीके से, और ये अप्रोच कभी भी आपको बहुत ही कह सकते हो कि इन सारे वर्क के बाद और कोई वर्क करने को कहे या किसी और स्किल को डेवलपमेंट करने का है तो वो चीज़ें इसमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी अप्रोचेस हैं, वो सिर्फ एक दो पे ही काम करती हैं, एक दो स्किल को ही बड़ा बनाती हैं। द अप्रोच इग्नोर रीडिंग एंड राइटिंग चिल्ड्रन फेल टू एक्सपेंड दियर लैंग्वेज। मतलब बच्चे इसमें इतना पढ़ते नहीं हैं, उसमें इतना लिखते नहीं, लिखने का काम नहीं होता है, बोलने वाला ज़्यादा होता है। द अप्रोच फेल टू एक्सप्लॉइट द चिल्ड्रन मदर टंग। बच्चों की जो मदर टंग है जिसपे वो मतलब शुरू से सीखे, वो एकदम एक्सप्लॉइट खत्म हो जाती है, क्योंकि उनका तो यूज़ बिल्कुल होता ही नहीं, उनकी कोई इंपॉर्टेंस वहाँ पर उसमें दी ही नहीं जाती है, तो वो धीरे धीरे करके वो ख़त्म भी होती है और बच्चे को भूलने भी लगते हैं। द प्रॉपर वर्किंग ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच रिक्वायर एफिशिएंट। एक अच्छी टीचर्स की ज़रूरत होती है इस मेथड को पढ़ाने के लिए, क्योंकि सबको नहीं आता। इसकी फ्रेमिंग करने के लिए कोई जो बहुत एडवांस हो या स्पेसिफिक हो उनके लिए होते जो कि जल्दी मिलते नहीं हैं। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इंडियन स्कूल। मतलब भारतीय स्कूलों के लिए अच्छी नहीं है, वहाँ के बच्चों को पढ़ाई जाएगी तो उनको इतनी ईजिली भी नहीं आएगा, बहुत दिक्कत होगी, तो ये स्कूल इंडियन स्कूल में एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं। इट विल नॉट हेल्प द कवर सिलेबस। इससे क्या होगा, अगर हम ऐसे पढ़ाते हैं तो सिलेबस भी कवर नहीं होता है, कोर्स भी कंप्लीट नहीं होता है, बच्चों को आता भी नहीं है, तो ये बहुत अच्छा कारगर नहीं हुआ। देखिए जैसे कोई सिद्धांत आता है तो सिद्धांत में जो कमियां होती है उसको कोई और मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत को काटता है और जो दिक्कत होती है उसको दूसरे में डाल के सही करते हैं, यही तो होता है। तो ड्रॉबैक्स इसीलिए बनाई जाती है। तो जितने मेथड्स अप्रोचेस सारे नहीं कारगर साबित हुए हैं, कुछ कुछ ही हैं जो हुए हैं जिसपे सभी बच्चे जो है सीख पाए हैं। ठीक है, तो बेसिक था, सिंपल था, जो कि मैंने आज आपको बता दिया।
अब बहुत ही ये कह सकते हैं कि सिंपल तरीके से आपको जो एक दिन मैं आपको एक ऐसा वीडियो दूंगी इस क्लास में, लेकिन कुछ समय बाद दूंगी, जिसमें सारे मेथड अप्रोच एक ही दिन पढ़ाऊंगी और आपको और सिंपल तरीके से उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके लिख लेना, कर लेना, जिससे ईजिली आप लिख पाओ और वो ईजी में रहेगा, वही इतना तैयार करना। अभी सिर्फ थ्योरी समझ लो हिंदी में कि मतलब क्या है, ठीक है। चलिए फिर ये क्लास मैं करूँगी ओवर, ये टॉपिक भी ओवर होता है, चैप्टर भी ओवर है। अब मैं आपको इसके बाद जब ये क्लास जो आगे के चैप्टर्स हैं उनको पढ़ाऊंगी और उनको बताऊंगी, ठीक है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर करते हैं ओवर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।